Hey, this is Legal Saloni. Let's talk about section 26 to 30. इसमें हम लोग बात करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लांट का और समन और डिस्कवरी का। सेक्शन 26 जो बात करता है वो कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि सूट कब इंस्टीट्यूट होगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के, जब आप प्लेंट दे देते हैं कोर्ट के सामने, यानी कि रिटर्न सबमिशन बाय द प्लेंटिफ, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो जाता है। सूट यानी कि सिविल केस। और अगर बात करें कि किसी और तरीके से भी हमारा इंस्टीट्यूट हो सकता है सूट की नहीं, तो ऑर्डर 33 में सूट बाय इंडिजेंट पर्सन दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी गरीब है तो या फिर उसको प्रॉब्लम है तो वो कैसे सूट फाइल करेगा, ये दिया गया है ऑर्डर 33 में। और प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट कहाँ दिया गया है, ऑर्डर 7 में। फिर अगर बात करें कि ऑर्डर 4 जो है वो स्पेशली इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है, तो वो हम लोग जब ऑर्डर एक बार रिविजन करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे, अभी सिर्फ सेक्शन समझ रहे हैं। सेक्शन 27 कहता है समन एंड डिस्कवरी, सेक्शन 27 से 32 तक समन एंड डिस्कवरी। तो सेक्शन 27 सिर्फ कहता है समन टू डिफेंडेंट, जो भी केस फाइल करता है वो प्लेंटिफ होता है, और प्लेंटिफ तो कोर्ट के सामने है ही, तो उसको तो जरूरत नहीं है नोटिस मिलने का। लेकिन अगर किसी को बुलाना है सामने वाली पार्टी को, तो क्या दिया जाएगा सिविल केस में, समन, चाहे वो डिफेंडेंट हो या फिर विटनेस हो। तो दोनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। 27 बात करता है समन टू डिफेंडेंट, और वहीं 31 बात करता है समन टू विटनेस। समन टू डिफेंडेंट क्या कहता है कि जब इंस्टीट्यूट हो जाता है सूट, तो आप सामने वाले पार्टी को आने के लिए और अपना आंसर देने के लिए, अपीयर होने के लिए इशू करते हैं समन 30 दिनों के अंदर। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के 30 दिनों के अंदर में ही सामने वाली पार्टी को समन चला जाना चाहिए और उसको रिप्रेजेंट भी करना है अपने आप को। फिर बात करते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 बात करता है कि डिफेंडेंट जो है वो जहां रह रहा है, अगर वो मान लीजिए दूसरे स्टेट में रह रहा है, तो क्या होगा, तो आपको दूसरे कोर्ट को देना होगा, सेंड समन टू अदर कोर्ट, जो भी कोर्ट में उसका पड़ेगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जहां वो रहता है, वहां पर आपको देना होगा। विल प्रोसीड एज इफ समन इशूड बाय इटसेल्फ, और ऐसा लगेगा, ऐसा उसको मतलब इस तरीको इस प्रोसेस को ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो खुद ही उस कोर्ट ने खुद ने दिया है। जबकि ये क्या कर रहे हैं, हम दूसरे कोर्ट में बैठे हुए हैं दूसरे स्टेट के, और वहां से समन भेजवा रहे हैं दूसरे कोर्ट में, और वो कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को देगी क्योंकि वो उसके जुरिस्डिक्शन में वो रहता है इंसान। तो यहाँ पर ये यही माना जाएगा, इसी तरीके से देखा जाएगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो उसको वही वाली जहां वो रहता है वही कोर्ट उसको दी है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से दिया गया है, मतलब कि पावर दिखाने का कोशिश किया रहा है कि दोनों का जो पावर होगा दोनों कोर्ट का वो सेम होगा। फिर कहते हैं रिटर्न ऑफ समन टू कोर्ट, और अगर समन दे दिया गया है और उसके बाद फिर बहुत सारा रिकॉर्डिंग्स हुआ और फिर बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं, तो वो सारा रिकॉर्डिंग करके सारे इन्फॉर्मेशन को जो कोर्ट को आप भेजे हैं समन करने के लिए, वो पहले वाले कोर्ट को सारा रिकॉर्ड्स दे देगी। यही है कि अगर डिफेंडेंट दूसरे स्टेट में रहता है तो कैसे होगा। ये 28 बात करता है। 29 बात करता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन, यानी कि अगर कोई फॉरेन कोर्ट अगर समन कर रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इशूड बाय सिविल या फिर रिवेन्यू कोड, ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि वो सिविल या रिवेन्यू कोर्ट ने दिया है। नॉन सीपीसी अप्लाइड कोर्ट इन इंडिया, ऐसे जो कोर्ट नहीं सीबीसी अप्लाई करती है वो बाहर रह रही है, इस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, और उसको ये पावर होगा कि वो हमारे कोर्ट में भेज सकती है। ऐसे कोर्ट में भेजेगी जहां सीपीसी अप्लाई होता है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। यही 29 कहता है कि सर्विस ऑफ फॉरेन समन, कोई भी अगर कोर्ट है जो कि बाहर से भेज रही है, बाहर से अगर समन भेज रही है, तो इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो सीपीसी वहां पे अप्लाई करता है, और जहां भेजेगी वहां अप्लाई करना नेसेसरी है, वहां होना जरूरी है। सेक्शन 30 जो है वो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर फॉर डिस्कवरी, अप्लाई बाय पार्टी या फिर ओन मोशन। तो डिस्कवरी करने के लिए, कुछ खोजबीन करने के लिए भी पावर है कोर्ट के पास, और या तो आपको एप्लीकेशन देना होगा या फिर कोर्ट अपने खुद से सियो मोटो एक्शन लेके किसी भी टाइम पर डिस्कवरी का ऑर्डर दे सकती है, रिटर्न करने का डॉक्यूमेंट का ऑर्डर दे सकती है, इंट्रोगेशन के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए।
और इसमें जो भी ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर टू प्रूव फैक्ट्स बाय एफिडेविट, एफिडेविट लगाकर आपको प्रूव करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं 32 का, तो कहता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। अगर कोई डिफॉल्ट कर देता है, जैसे कि अगर मान लीजिए समन तो गया बट वो आया नहीं, तो डिफॉल्ट हो गया। तो इस स्थिति में टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन टू वूम समन इज इश्यूड अंडर सेक्शन 30, कोर्ट में इशू वारंट, अरेस्ट वारंट भी आ सकता है। अगर आपको कोर्ट की तरफ से समन आ चुका है और आप नहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो सेक्शन 32 लग जाएगा सीपीसी का। इसमें कहता है कि आपको 30 दिनों के अंदर में अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपको अरेस्ट वारंट इशू कोर्ट करेगी, या फिर आपके प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल भी कर सकती है, जिसको कि ऑफेंडर भी इसको कहते हैं ना 82-83 वाला जो है, 81-82 वाला जो मामला है सीआरपीसी वाला, कि आपका प्रॉपर्टी अटैच कर लिया जाता है और फिर आपको या तो अरेस्ट वारंट निकल जाता है। तो वही सेम सीबीसी में भी है कि आपको अगर समन गया है और आप नहीं आए हैं और टाइम निकल गया 1 महीने का, तो फिर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगा, कोर्ट कर सकती है। और फाइन 5,000 तक का फाइन लग सकता है। और आपने अगर सिक्योरिटी दिया था कि मैं आऊंगा और आपने कुछ पैसे जमा किए थे एज अ सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी को यूज किया जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं। और अगर डिफॉल्ट करने के बाद आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपको फिर सिविल प्रिजन में जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको कैद कर लिया जाएगा। तो कितने दिन के लिए कैद किया जाएगा वो नहीं दिया गया है, लेकिन यही है। अब अगर फिर आप कर लीजिएगा, बात कीजिएगा और फिर अपना प्रेजेंट कीजिएगा, तो फिर चीजें सॉल्व भी होती हैं। तो यही है सेक्शन 32 तक। उसके बाद एक चीज और छूट गया था कि अगर मान लीजिए कि जो डिफेंडेंट है वो दूसरे स्टेट में रह रहा है, तो वो लैंग्वेज क्या होगा समन का। अगर दूसरी कोर्ट का जो लैंग्वेज है वो अलग है, तो इधर हिंदी या इधर इंग्लिश, अगर डिफरेंट है लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट को बिहार हाईकोर्ट में यानी कि पटना हाईकोर्ट में अगर भेजना है, तो दोनों का ही हिंदी है लैंग्वेज और स्टेट का, और ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश भी है, दोनों में काम होता है। तो अगर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट जो हैं, जैसे सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन, ऐसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह जो है वो हिंदी में ही काम करती हैं दोनों जगह, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हिंदी में भेजिए आप समन। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि तमिलनाडु की कोर्ट है, केरला की कोर्ट है, और वहां पे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, तो वो तो उसका तो लैंग्वेज अलग हो गया, मराठी है महाराष्ट्र में और बिहार में हिंदी है, तो क्या होगा, तो इधर हिंदी इधर इंग्लिश, आपको समन भेजना होगा जिस कोर्ट में आप भेज रहे हैं उसमें या तो हिंदी में भेजना होगा या तो इंग्लिश में समन भेजना होगा, यही कहता है। तो हम लोग समझ चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।